Hello, everyone, and welcome to Geno IS. I'm Manoj Jaiswal, your mentor for Indian polity. And today, in this class, we are going to discuss the previous year's questions of 2022 UPSC exam. As you know, that we have discussed many of the questions of 24 and 23. In fact, all the questions of Indian polity of main exam of 24 and 22 is going to be discussed in this class. तो 24 और 23 का हो गया, 22 का हम लोग इसमें डिस्कस करने चल रहे हैं और इसमें पहला क्वेश्चन है द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बाय द सुप्रीम कोर्ट. डिस्कस द स्टेटमेंट with the help of relevant case laws. So in this question, if I would like to give you an overview, so first of all, you have to write the intro as I usually say. And in intro, you should start with the clean or pollution free water and air. You can say that for the development, progress, and advancement of a society, it is very much important that the people get the pollution free water and air. है ना? अब इसको आप ऐसा क्यों लिखेंगे कि यदि किसी समाज को बेहतर होना है, प्रगति करना है, उन्नति करना है, तो उसको पोल्यूशन फ्री जल और वायु मिलनी चाहिए. अपने आप एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं. क्लियर है? तो आप यहां से शुरू कर देंगे. ठीक है ना? अब उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है कि रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या है. So after giving the introduction, you have to go with Article 21 and write that the Constitution of India under Article 21 provides for right to life and personal liberty. Right to life and personal liberty, which has been very liberally interpreted by the Supreme Court, and Supreme Court has held that pollution free water and air is also necessary for a right to life and personal liberty. या आप इसको किसी भी लैंग्वेज में अपना बोल दिए, यानी कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि pollution free getting pollution free water and air is under Article 21. You have told this. इसको बढ़िया से एक्सपैंड करें, फिर उसके बाद आप इसमें केस लॉ भी बताएं. तो कहां कहां से अब आप सुप्रीम कोर्ट का एक्सपेंशन करते चले जाएंगे. Thereafter, you have to say that in Subhash Kumar versus State of Bihar, ठीक है, 1991 केस, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से इस केस में कहा कि भाई फ्री पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर हर नागरिक को मिलना, या यूं कहें कि हर भारत में रहने वाले व्यक्ति को मिलना उसका अधिकार है. एज यू नो दैट आर्टिकल 21 इज अवेलेबल टू ऑल, वेदर it is the person is a Indian citizen or an alien. Okay, so you have
said that given the Subhash Kumar versus State of Bihar case. अब उसके बाद जो है आपको बताना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कर दिया. सो सुप्रीम कोर्ट हैज included the international principles of environmental protections are related with environmental protections. So Supreme Court included the international principles. और फिर आप दो इंटरनेशनल प्रिंसिपल को यहां मेंशन करेंगे. द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल means prevention is better than cure, means do not pollute the environment, precautionary principle. And the second one is polluter pay. Polluter shall pay या polluter pays. जो भी pollute करेगा उसको उसका हर्जाना देना पड़ेगा. ये दो इंटरनेशनल जो है जो इसमें लगा दिया. फिर और एक्सपेंड किया 1997 में. ठीक है. और इसको आप वैल्यूर सिटीजन फोरम का केस बता देंगे. वैल्यूर वैल्यूर सिटीजन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 या 1996 ओके. और इसमें बताएंगे कि द सुप्रीम कोर्ट हैज इंक्लूडेड द ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल आल्सो. ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो गांधी जी भी बहुत बोलते थे. ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल एंड सेड दैट द गवर्नमेंट इज अ ट्रस्टी ऑफ द रिसोर्सेस. ट्रस्टी ऑफ द रिसोर्सेस. ठीक है. तो अब इसी से फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आ जाएगा. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ने रखा इसमें. ठीक है. तो आप इसको बता देंगे कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन भी उन्होंने दिया. और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जो है एमसी मेहता केस में भी आया. और मेहता केस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है 1997 में. ट्रस्टीशिप के लिए इसी को रिलेट करते हैं. और वैल्यूर सिटीजन फोरम के केस को आप उधर इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स में भी ऐड कर देंगे. तो इस तरह से आप बता देंगे. और फिर आप ये कह देंगे कि आफ्टर दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज इंक्लूडेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल आल्सो. सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एंड यू नो दैट कि अब गवर्नमेंट ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन, इन दोनों डॉक्ट्रिन के कारण क्या होगा कि नो वन कैन this explore or use the resources for the private benefit. All the resources of the government are sorry of this country are for the public benefit, not any individual's private benefit. तो ये आप बता देंगे. और इसी तरह से आप फिर कंक्लूजन लिख देंगे एकदम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. So this will be your very good answer. ठीक है. ये आंसर का आप इसको क्या करेंगे, जो इसमें पीडीएफ में लिखा है इसको आप जीनो आईएस के ये जो है यहाँ पर जीनो आईएस इसके ऐप पे जाकर के आंसर लिखा लिखाया डाउनलोड भी कर सकते हैं. मैं आपको इसलिए समझाता हूँ यहाँ पर जिससे कि आप अच्छे से समझ जाएं कि इसको, और बहुत समराइज तरीके से आपके दिमाग में रटा भी रहे. मेन पर्पस मेरा यही रहता है. Second question. Right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to Indian citizen, but these rights are not absolute. Actually, अब ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सीधा है, सिंपल है. आर्टिकल 19 में जाना है और आर्टिकल 19 में जा करके इसका आंसर देना है.
तो आप जो है सबसे पहले जब इंट्रो करेंगे, सो स्टार्ट योर इंट्रो विद द आर्टिकल 19। ठीक है, you can say article 19 provides several freedoms and these are very essential for the realization of democracy in a country। ओके, इस तरह से आप इंट्रोडक्शन दीजिए। बिल्कुल जो है डिफरेंट क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा नहीं, है रिलेटेड, लेकिन क्वेश्चन की लाइन से सीधे रिलेट नहीं करेगा। आप आर्टिकल 19 की वैल्यू को बताएंगे, उसके जो है क्या कहते हैं फिलोसफी को बताएंगे, व्हेन यू विल राइट दिस। ओके, ठीक है, कि भाई ये जो भी स्वतंत्रता इसमें मिलती है वो एक इंसान के लिए बड़ा जरूरी है। और एक लाइन और भी जोड़ सकते हैं, इट इज दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी फॉर लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ। क्यों? क्योंकि आपको पता है 21 और 19 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों अलग अलग देखे ही नहीं जा सकते, दीज बोथ आर इनसेपरेबल। इनका दोनों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। तो वहां इंट्रो में आपने ये बात बोल दी और उसके बाद आप सीधे बढ़ गए। ठीक है, किस तरफ? अब 19 वन में 1A 1B 1C 1D 1E F हटा दिया, है ना? तो आप सबको लिखेंगे नहीं, सीधे आएंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पर। तो आप अगला चरण में अपना बॉडी में बताएंगे कि आर्टिकल 19 1D provides for the free movement throughout the country। ठीक है, throughout the country। ठीक, it means it is available, this freedom is available to move freely within the territory of the country, within the territory of the country, within the territory, not outside the territory। ये ध्यान में रखना है। इसका मतलब आप विदेश जब जाते हैं, सो फॉरेन जाने का आपका जो राइट है, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 21, कि आप विदेशों में भी जा सकते हैं। ठीक है, विद इन द कंट्री। ठीक, अब अगर आप चाहें तो इस जो है राइट को, फ्रीडम थ्रू आउट दी टेरिटरी, जो आपको मूवमेंट करने का है, घूमने का है, इसको आप जो है सेटलमेंट वाले से भी जोड़ करके बता सकते हैं कि राइट टू सेटलमेंट आर्टिकल 19 1E में है। तो आदमी घूम रहा है, टहल रहा है पूरे देश में, जहां उसको अच्छा लगा वहां जाकर के वो सेटल हो गया। यू कैन से लाइक दैट। लेकिन मेन फोकस किस पे होना चाहिए? तो 19 1D पे। अब इसके बाद आप बताएंगे कि हाउ एवर द right to freedom of movement given under article 19 1D is not an absolute right, okay, as it is subjected to the reasonable restrictions, okay, as mentioned under article 19 clause 2। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको उन पर फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन दोज रिस्ट्रिक्शंस which are applicable to right to freedom of movement। So you can say, in the interest of tribes STs, the free movement can be restricted for the interest of,
ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ this interest and your benefit of the said tribals, it can be restricted. फिर उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अलग अलग लोगों का भी रोकने का, रिस्ट्रिक्ट करने का कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑन द ग्राउंड ऑफ हेल्थ एंड मोरालिटी। ठीक है, तो यहाँ ग्राउंड्स क्या क्या हो गए? तो ग्राउंड्स हो गए प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटेक्शन और द हेल्थ एंड मोरालिटी, ये भी ग्राउंड हुआ। फ्रीडम नहीं होगा, अब इसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। तो इन उत्तर प्रदेश देयर वाज अ केस इन इवन 1963। उत्तर प्रदेश स्टेट वर्सेस कौशल्या, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस कौशल्या केस 1963। The Supreme Court held that the freedom of movement of prostitutes can be restricted, okay, on the ground of health and morality। ठीक है, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कही है, और इस तरह से आप अपने केस का कंक्लूजन कर सकते हैं। आई मीन टू से यू कैन गो फॉर द कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में जरा फिलोसोफर, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर बन जाइए। तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर बनेंगे? तो आप कहिए कि द फ्रीडम इन अ डेमोक्रेसी, freedom available to citizens in a democratic system or democratic countries is of immense importance. But it shall also be noted that, or it should be noted that, rights, philosopher हो रहे हैं, rights come with the sense of duty, and that is the reason why the Constitution itself provides several reasonable restrictions under Article 19(2)। अच्छा हाँ, और फिर इसमें बॉडी में एक चीज आपको और जोड़ देना है, रिस्ट्रिक्शंस, प्रोटेक्शन ऑफ दी, जो है बहुत सारी जगहों पर आजकल क्या हो गया है, हिल एरियाज। हिल एरियाज में नो वन कैन, बस in some hill areas outsiders are not allowed to settle permanently। क्यों? क्योंकि उनको वहां लैंड खरीदने का नहीं है अधिकार। they cannot purchase the land। ठीक है, लैंड खरीद नहीं सकते हैं। हिमाचल में, अभी उत्तराखंड में भी आ गया आउटसाइडर्स के लिए सर्कुलर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जितना वहां पर सेटलमेंट है उससे ज्यादा वो नहीं ले रहे हैं। तो इसको भी मेंशन कर दीजिएगा और कंक्लूजन में ये बता दीजिएगा। इस तरह से जरा फिलोसफर हो जाइए और फिर बता दीजिए ठीक है कि ये कोई गलत बात नहीं है। और एक चीज आप चाहेंगे तो कंक्लूजन में डाल देंगे, कई बार जब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है तो भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रोक दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो आप उसको भी चाहे तो कंक्लूजन में जरूर डाल देंगे कि यही कारण है कि कई बार जो है गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन ओनली, हमारे आपके हित के लिए कर्फ्यूज में
या किसी तरह की और इमरजेंसी में किसी एरिया में जाने नहीं देते हैं, ये भी आप जरूर लिख दीजिएगा। और आपका आंसर जो है बहुत ही अच्छा होगा। ये पूरा का पूरा आंसर बना हुआ है। आई वुड लाइक टू से अगेन, गो, ठीक है, टू दी जीनो आईएएस ऐप एंड डाउनलोड फ्रॉम देयर। इसके बाद जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन has the decentralization of power in India changed the governance landscape at the grassroots? Again, I would like to say, as usually I used to say, the introduction of the questions related with PRIs and urban local self government. Start your intro with 73rd and 74th constitutional amendment and see that democratic democratic इसको डेमोक्रेटिक कर लीजिए भाई। Democratic decentralization was done by the 73rd and 74th constitutional amendment and since then it has, अब क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि आपके हिसाब से क्या चेंज हुआ है, तो since then means from 1992 या after this decentralization या democratic decentralization by 73rd and 74th, there has been significant changes in the grassroots governance. Yeah, governance at grassroots level. After that, from which area you should start your body means पैरा वन पैरा टू कहाँ से, तो भाई देखो इस क्वेश्चन में आपके पास बहुत स्कोप नहीं है, यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ स्कोप, तो आपको सीधे जाना पड़ेगा, मतलब बहुत जगह नहीं है क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, you have a lot of content, so directly go with the impact। तो पहले, सबसे पहले कि इन्होंने क्या इम्पैक्ट डाला, व्हाट इम्पैक्ट ऑन ग्रासरूट लेवल। तो जब तक आप पहले इम्पैक्ट को नहीं बताएंगे एट द ग्रासरूट लेवल, यू कैनॉट से हाउ द गवर्नेंस हैज चेंज्ड। ओके, क्या इन्होंने रोल प्ले किया, तो आपको पहले सबसे बताना होगा कि क्या हुआ, तो इम्पैक्ट। सो पार्टिसिपेशन means you have to write that it has enhanced or the increased the level of people's participation in the process of administration and governance, and as you should write, and as there is the people's participation in the implementation of the schemes and programs at grassroots level, and sometimes there is the, or you can sometimes भी हटा दीजिए, and even in the policy decisions, क्योंकि नीचे के लेवल से जाता है, क्या जरूरत है क्या नहीं है, तो वो भी लिख दीजिए। फिर सेकंड पॉइंट बताइए, एनहांस लेवल ऑफ सर्विस डिलीवरी, एनहांस लेवल ऑफ सर्विस डिलीवरी, ठीक है, ये बता दीजिए। थर्ड पॉइंट इसमें आप बताइए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ये बहुत बार डिस्कस हो चुकी है, फाइनेंशियल वाला एक क्वेश्चन और था, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब हम जानते हैं कि ऑटोनॉमी मिला तो है लेकिन फाइनेंशियल क्रंच भी है, लेकिन उसको यहाँ नहीं बताना है, यू हैव टू से दैट द लोकल गवर्नमेंट्स आर हैविंग द रिसोर्सेज टू, ठीक है, इम्पोज द टैक्सेस एंड
ऑल वो आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में लिख देना है. देयर आफ्टर enhanced level of accountability and transparency. So these four impacts you have to write. Thereafter, you have to go with the ग्रास रूट लेवल चेंजेस. तो ग्रास रूट लेवल चेंजेस में आपको जो है ये बता देना है कि भाई यहाँ पर एक जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसका रिकमेंडेशन जो होता है उससे भी बहुत सारा चीज चेंज हुआ है. सो व्हाट हैपेंड ड्यू टू द स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन? तो कहेंगे कि रेगुलर फ्लो ऑफ फंड्स, ठीक है, टू लोकल बॉडीज आर द ग्रास रूट लेवल बॉडीज. ठीक. अब क्या हुआ, ये फाइनेंस कमीशन भी बता दिया. अब आप आ जाइए व्हाट चेंजेस इन द गवर्नेंस. गवर्नेंस में क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटी बिल्डिंग. गवर्नेंस में सबसे बड़ा रोल जो है ये हुआ कि इन लेवल पर, local level bars at the grassroots levels, people's capacity has increased, means they are now more aware politically, socially and economically, as well as they are contributing in the process of administration and governance. And for their capacity building, the governments are conducting time to time several kind of ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आल्सो. पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दिया 3-4 लाइनों में. फिर बता दीजिए परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव has been started by the government, and this performance based incentive has become a kind of trigger point or the motivating factor to do good and better in the areas of the governments at the grassroots level. Means the panchayati raj institutions and urban local bodies are getting it like a motivational factor, and they are performing well, more and more good. ठीक है. तो क्या सब कुछ अच्छा है? नहीं है. देयर आर सेवरल चैलेंजेस. ठीक है. ग्रास रूट लेवल पर सबसे प्रॉब्लमेटिक है फाइनेंशियल क्रंच या लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेस. ठीक है. सेकेंडली लैक ऑफ या लो लेवल ऑफ, लैक की जगह लो लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी. क्यों? क्योंकि अभी भी उतना अवेयरनेस नहीं है. ये जरूर बता दीजिएगा कि अवेयरनेस ना होने के कारण ऐसा प्रॉब्लम है. और एक प्रॉब्लम जो है वो भी है अनड्यू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. सो दीज आर the challenges before the governance at the grassroots level. If these will be addressed well, then it is expected that the governance at grassroots level shall become more stronger, better and advanced. बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है. अब चैलेंजेस में आप चाहेंगे तो डाल देंगे लेस डेवोल्यूशन ऑफ पावर. जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने अभी तक डेवोल्यूशन नहीं किया है प्रॉपर. लेस डेवोल्यूशन ऑफ पावर. और रिसोर्सेस का तो खैर आप लिख ही चुके हैं, फाइनेंशियल क्रंच, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेस का लेस है ही है. चलिए, दिस क्वेश्चन शैल आल्सो बी अ वेरी गुड आंसर. ठीक है. मैं तो कहता हूं बेस्ट आंसर है ना. ये आंसर है. इसको आप चाहेंगे तो जीनो आईएस से डाउनलोड कर लेंगे. Next question is discuss the role of National Commission for Backward Classes in the wake of its transformation from a statutory to a constitutional body.
This answer is very simple, very easy, very factual and very short. इसको 150 वर्ड्स में लिखना बहुत आसान है, कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप कहेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज इनिशियली, क्या था ये, इनिशियली और स्टेट्यूटरी बॉडी। लेकिन इंट्रो क्या करेंगे, इंट्रो तो देखिए बोलना ही भूल गया मैं। इंट्रो फॉर द बेटरमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस has been playing a very significant and crucial role। ठीक है, या इज लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इज प्लेइंग, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, इज प्लेइंग। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप सीधे बॉडी में आएंगे और बॉडी में आते ही आप बताना शुरू करेंगे कि ये जो एनसीबीसी है इसकी जो है इनिशियली, चूंकि ये तो था केवल स्टेटरी और इसको बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल। तो बस कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशनल ये जरूर बताएंगे। तो आप बताएंगे बाय दी फर्स्ट सेकेंड 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018, या बाय दिस द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस became a constitutional body। Under this amendment, there has been two major amendments, Article 338B and Article 342A। इन दोनों का लिखेंगे 338B में। ठीक है, सीधे इसके कंपोजिशन एंड पावर्स वगैरह की बात हो रही है। ठीक, और 348A में फंक्शनिंग या पावर्स वगैरह की बात हो रही है, दिया गया है, बात हो रही है नहीं बल्कि दिया गया है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें बताना शुरू करेंगे कि अब जो है क्वेश्चन सीधा सीधा जो आपका है कि ये क्या करता है। तो इसका ये यात्रा बता दिए, मेरे ख्याल से 40-50 वर्ड लगेंगे, 50-60 वर्ड लग सकते हैं कि, है ना। Initially it was this statutory body, and later on in 2018 by 102 Constitutional Amendment Act it has been by this this Amendment Act it got, yeah, it has been given a constitutional status and Article 338B and 348A आपने बता दिया। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पैरा में चले जाएंगे और फिर बताना शुरू करेंगे कि इट प्लेज फॉलोइंग रोल्स। ठीक है, क्या क्या काम करता है। तो पहला है इट इज एन एडवाइजरी बॉडी, सो एडवाइजरी रोल। अब एडवाइस किन चीजों पर करेगा। सो इन द एडवाइस इंक्लूजन and exclusion of communities। ठीक है, from the list या in the list। कौन सी लिस्ट, वही बैकवर्ड वाली, ओबी अदर बैकवर्ड क्लासेस वाली लिस्ट जो है वो हो जाएगी। ठीक, फिर इट एडवाइसेस ऑन द, या इट एडवाइसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। वेलफेयर के लिए क्या प्लान्स होने चाहिए, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, कैसे डिसीजंस लिए जाने चाहिए, ये सब रिकमेंड करता है। ठीक है, फिर अब इसका
दूसरा रोल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। सो क्या करेगा मॉनिटर? पॉलिसीज, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, एंड ये मॉनिटर करता है एज वेल एज इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस, evaluate the performance of the above। ठीक, उनके परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करता है, यानी कि क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं है। फिर ये क्या करता है? डील्स विद द ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस आप इसको दो तरह से कह सकते हैं कि ग्रीवांस रिड्रेसल और कंप्लेंट्स की सुनवाई भी करेगा, तभी ऐसा होगा। ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स में आप लिखेंगे कि इट हियर द केसेस रिलेटेड विद द atrocities with OBCs or backward classes, ठीक है, and it also plays a big role in the grievance redressal। ठीक, फिर एक और रोल है इसका, दैट इज रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन। अब ये किससे रिलेटेड होगा? अगेन इट विल बी रिलेटेड विद द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट, वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। और फिर आप बताएंगे कि ये सारा काम करता है, और चूंकि एडवाइजरी बॉडी है तो किसको रिपोर्ट देता है? इट प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट होती है ये, वार्षिक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे देता है। और इस तरह से आप सारी बात बता करके आज पर द क्वेश्चन कंक्लूजन की तरफ चले जाइए। ठीक है, बस काम खत्म हो जाएगा आपका। हाँ, एक चीज जरूर है, कंक्लूजन में एक बात जरूर कहिएगा कि देयर इज द नीड, वे फॉरवर्ड चाहे तो इसको कह सकते हैं, जो कि कंक्लूजन में आप डालेंगे वे फॉरवर्ड, एंड दैट इज व्हाट? बेटर कोऑर्डिनेशन, better coordination between center, yani sorry, between the National Commission for Backward Classes and state governments, state governments। ठीक है, ये जरूर लिखना है आपको कंक्लूजन में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के ना होने से बहुत दिक्कत आती है। चलिए, सो इसका आंसर मैंने रिटर्न में दिया ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, लिखा ही नहीं गया। ये है रोल ऑफ राज्य सभा से। ठीक है, तो सीधे आंसर आ जाता है। ठीक, रोल ऑफ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इन अपहोल्डिंग। एक्चुअली ये क्वेश्चन है रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। सो आप आंसर लिखते समय सबसे पहले बता दीजिएगा कि द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस एंड ही प्लेज a very significant role in not only the functioning of the क्वेश्चन कौन सा, आई एम सॉरी, जरा क्वेश्चन देख लेता हूं, मुझे ही थोड़ा डाउट हो गया इस क्वेश्चन पे, कौन सा क्वेश्चन है। यही है,
Role of the ex officio chairman of the Rajya Sabha in upholding federalism. अच्छा, फेडरलिज्म को अपहोल्ड करने में है, तो जो रोल जो है ध्यान से समझना, द रोल विच इज ऑफ द राज्यसभा इन अपहोल्डिंग द फेडरलिज्म, दैट विल बी मोर और लेस द रोल ऑफ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आल्सो। ठीक है, सो यू शुड स्टार्ट विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इंटरेस्ट। तो अब इसको बस घुमा देना है कि क्या करता है वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा क्या करता है, एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ओवरसीज द डिस्कशंस एंड फिर प्रिवेंट्स only the central interest from overshadowing state concerns। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल दे देंगे कि जीएसटी के मामले में हुआ और रिसोर्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा रोल भी ये प्ले करता है, और इस तरह से मेंटेन्स अ फेडरल बैलेंस। सेकेंड पॉइंट इसमें फिर बता देंगे कि वो क्या करता है, ही हैज द राइट टू कास्ट वोट, और फिर वही तरीका है कि जब कभी फाइनल वोट करने का आएगा तभी वो करेगा। ठीक है, ठीक, वोटिंग के दौरान ये बता देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप बता दीजिएगा कि स्पेशल पार्ट्स भी वो कभी कभी यूज कर सकता है, जैसे स्टेट लिस्ट में क्या जा सकता है, फिर ऑल इंडिया सर्विसेज का क्रिएशन आप जानते हैं राज्यसभा से ही होता है, वो भी मेंशन कर देंगे। एंड आई हैव टोल्ड यू कि वही होगा जो राज्यसभा का रोल है। ठीक है, की रोल इन फैसिलिटेटिंग रेजोल्यूशंस अंडर दिस प्रोविजन प्रोसीजरल न्यूट्रलिटी, जो कि सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर से एक्सपेक्ट की जाती है। ठीक है, और फिर जो है जो भी फेडरल कंसर्न्स हैं उसको भी यही एड्रेस करता है। इंटर स्टेट काउंसिल पर भी जो है मुद्दों पर, जैसे मुद्दों पर या प्रेसिडेंट रूल के मुद्दे पर, ये बहुत की रोल जो है डिबेट्स में और डिस्कशंस में प्ले करता है। ठीक है, फिर पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन पूरा का पूरा वही सारा कुछ। ठीक है, ऑर्डर को मेंटेन करना, प्रोसीजर को मेंटेन करना, मेंबर्स के कंडक्ट को देखना, फिर सस्पेंड कर देना मेंबर्स को, ऑब्स्ट्रक्शन अगर उसके हाउस के चलने में कुछ हो रहा है तो उसको रोकना, बिल को देखना, और इन सब में उसका जो अप्रोच रहता है दैट इज हाईली बैलेंस्ड। फिर पावर्स रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 103 जो है ये कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशंस के मुद्दे पर अगर राज्यसभा का मेंबर है तो वो जो है डील करेगा। आर्टिकल 103 की जगह थी 3 में इसको बोलेंगे, और ये एंटी डिफेक्शन लॉ, एक्चुअली इसको आर्टिकल 103 की जगह 102 भी यहाँ पर रहना चाहिए। मेन बात यह है 102 103, और एंटी डिफेक्शन लॉ में आपको पता है कि दिस क्वेश्चन इज डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ओनली, नॉट द प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद इंटीग्रिटी ऑफ राज्यसभा में भी इस मेंटेन करने में भी इसका बड़ा रोल रहता है। ठीक है, उसके बाद आप बता देंगे कि कमेटी के जो रेफरेंसेस आते हैं उन पर डिलिबरेशंस जो होता है वो सब भी उसमें भी इसका रोल रहता है। हाउस की हर एक्टिविटी इसके अंतर्गत आती है। फिर सरकारिया कमीशन और पूंजी कमीशन के बारे में आप बता देंगे कि इन दोनों ने कहा कि राज्यसभा प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द फेडरल बैलेंस या बैलेंस एट फेडरल लेवल, चाहे जो कहें। ठीक है, इसमें डिबेट्स मैच्योर होते हैं, रीजनल इंक्लूजन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर जो है ओवरसाइट्स वगैरह इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये सारी बातें आप कह देंगे, तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी, दिख रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन, आंसर बहुत छोटा है। Discuss the procedures to decide the disputes arising out the election of a member of the parliament or state legislature under the Representation of Peoples Act 1951।
Thereafter, it asks that what are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void. What remedy is available to the aggrieved party against the decision referred to the case law? सी, इसमें सबसे पहले तरीका क्या हो गया, सॉरी इसमें क्या क्या हुआ, तो पहली बात है 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपी एक्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि जब डिस्प्यूट हुआ तो डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन का या डिस्प्यूट सेटलमेंट का तरीका, डिस्प्यूट सेटलमेंट, और कौन सा, इलेक्शन डिस्प्यूट, एमपी का इलेक्शन या एमएलए का इलेक्शन का डिस्प्यूट, ठीक है। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि किन ग्राउंड पे वाइड होगा, ठीक। फिर क्या रेमेडी है एग्रीव्ड पर्सन के पास, रेमेडी, और फिर केसेस बता देना, काम खत्म। इसका मतलब अगर मैं कहो तो यहीं पे इस आंसर को खत्म कर दूं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट provides a detailed provisions for the elections, for the elections of the Lok Sabha members and the members of the state assemblies. खत्म हो गया काम। उसके बाद सीधे आ जाना है, बताने लगना है कि अच्छा डिस्प्यूट क्या हुआ, तो डिस्प्यूट हुआ तो कहाँ होगा, एमपी का इलेक्शन हुआ तो क्या होगा, कब कोई जो है कोर्ट जा सकता है, तो इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिलेटेड विद द इलेक्शन तो क्या होगा, the person who is aggrieved can approach to the high court। सीधे सीधे हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटिशन पड़ेगी, वो एक्सेप्ट होगी, उसकी सुनवाई होगी, उस पर डिसीजन आएगा। फिर आ जाता है, कहता है कि वाइड होने के क्या ग्राउंड हैं, तो वाइड होने के ग्राउंड केवल जो है करप्ट प्रैक्टिसेस हो पाई जाएं उसमें, तब वाइड बोला जाएगा। और या तो फिर जो है कहीं तरह से कहीं से कोई फाल्स स्टेटमेंट दिया गया हो किसी कैंडिडेट द्वारा, तो वाइड कहा। अब करप्ट प्रैक्टिसेस में क्या क्या आता है, इन द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑल द थिंग्स आर ब्रीजिंग, ब्राइबिंग, है ना, बूथ कैप्चरिंग, दीज आर करप्ट प्रैक्टिसेस। But as you know that no one, no any candidate can go to the court in between the election. During the election, who is the competent, which one is the competent authority, then it is the election commission which is the competent authority. But this question is actually being asked after the election का मामला है इसमें, disputes arising out of the election of a member। क्लियर है? तो बस ये आंसर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं इन द इंट्रोडक्शन राइट अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 and say that it provides the detailed provision of the for the elections of the member of parliament area Lok Sabha and member of parliament लिखे member of parliament and member of state legislative assemblies। क्लियर है? और उसके बाद फिर क्या करना है, तो फिर बताना है कि क्या होगा। सो इफ देयर emerges एनी डिस्प्यूट in regard with the election, then the aggrieved candidate can approach high court directly, लेकिन within 45 days of the 45 within 45 days of the declaration of election result, declaration of election result। ठीक, ये बता दिया आपने। एक लाइन जो ज्यादा स्मार्ट लोग होंगे वो एक लाइन जरूर लिखेंगे, है ना, कौन सी लाइन, हाउ एवर
during the election, all the issues and disputes are subjected to the election commission. ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्शन मतलब कैंपेन चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके दौरान जो कुछ भी जो है इशू आता है या डिस्प्यूट आता है, वो कहाँ लेके जाओगे? इलेक्शन कमीशन में लेके जाओगे। बस ये एक लाइन लिखना बहुत जरूरी है, मजा आ जाएगा आंसर में। ठीक है, विद इन 45 डेज। अब आप चले गए हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने क्या किया? आपकी पिटिशन को एक्सेप्ट किया, तो उसको कहते हैं फाइलिंग ऑफ इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन पिटीशन, इलेक्शन पिटीशन। अब ये हो जाएगा तो फिर इस पे ट्रायल होगा, यानी कि जिसको आप सुनवाई कहते हैं। सुनवाई के बाद जजमेंट आया। अब यही जजमेंट के टाइम पे आप लिखेंगे कि दिस हाई कोर्ट में validate the election or may declare void। अब void कहेगा तो क्या, यहीं पर बताएं, on the grounds corrupt practices और दूसरा क्या है? false statement। करप्ट प्रैक्टिसेस और फॉल्स स्टेटमेंट्स। करप्ट प्रैक्टिसेस को डिटेल बता दीजिए, ठीक है, ब्राइविंग, रिगिंग, booth capturing, etc. और false statement, any statement given by the candidate contesting the election was false, तो इसमें हो जाएगा। एक और चीज हो सकती है, नॉन कॉम्प्लायंस। नॉन compliance of election rules and laws, like representation, the rules given under RP Act 1951, ये भी एक ग्राउंड कोर्ट में बन सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? फिर बताना है कि इफ एनी पार्टी, ठीक है, is not satisfied with the decisions given by the High Court, then can approach to the Supreme Court। ठीक है ना? और इसमें आप लोग जो है वो वाला जो दे दीजिएगा जरूर, क्या कहते हैं, डिसीजन, इंदिरा गांधी वाला जजमेंट, ठीक है, और ज्योति बासु का 1982 का। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 केस लॉस की बात कर रहा है, तो केसेस देंगे इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण, है ना, 1975 का बड़ा फेमस केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइंस दी, उनको चैलेंज किया था इंदिरा गांधी ने कि हाई कोर्ट को तो अधिकार ही नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द गाइडलाइंस रिलेटेड विद द इलेक्शन डिस्प्यूट्स, ठीक है, एज वेल एज ये गाइडलाइन तो दिया ही दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक और काम कर दिया, उसने कहा कि जुडिशियल रिव्यू का जो क्या कहते हैं रोल है, दैट इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, तो इलेक्शन भी उससे बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है,
इन ज्योति बासु केस, ज्योति बासु बहुत लंबे समय तक वेस्ट बंगाल में रहे, 1982। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लॉ है ये कोई कॉमन लॉ नहीं है, ठीक है। दिस सॉरी, हाँ, कॉमन लॉ नहीं बल्कि ये स्टैट्यूटरी लॉ है, आरपीई एक्ट 1951, और इसका वायलेशन करके कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। पांचवा क्वेश्चन है, कहाँ लिखा है, कोई बात नहीं। अच्छा, दस, सॉरी, इसी क्वेश्चन का पूरा आंसर इसमें दिया हुआ है। आप फिर से मैं कहूंगा, यू कैन गो टू द Chino IS app and download the all the matters. So today in this class we finish our all 5 questions discussion. I hope you have got it well and you will be more confident when you will write your answers. Thank you. Thank you very much.